रेसलमेनिया 38 में एक और न्यू चैप्टर ऐड होगा रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की कहानी के अंदर। एक बार फिर से दोनों आमने सामने आएंगे जब रेसलमेनिया 38 2 years होगा और ये होगा 2 नाइट का इवेंट। अब नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर रोमन ब्रॉक का मैच तो होगा, लेकिन इस बार जो इन दोनों का आमना सामना होगा रेसलमेनिया के अंदर, वो रेसलमेनिया की हिस्ट्री में कैसा इतिहास रचने वाला है, जो कि सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। और ये जो चीज करेंगे ना रेसलमेनिया के अंदर, वो फर्स्ट टाइम एवर होगी। गोल्डबर्ग ने भी रिसेंट टाइम में इस बात की कंफर्मेशन दे डाली है, किसी भी हालत में वो जरूर न्यू चैंपियन बनेंगे एलिमिनेशन चेंबर 2022 में। शेन मैकमैन भी पहली बार स्पॉट किए गए उनकी WWE रिलीज के रूमर्स के बाद, और लग ऐसा है हम सभी का पोपट बन गया, क्योंकि स्टिल शेन मैकमैन WWE के लिए काम कर रहे हैं। और शार्लेट फेयर को लेकर भी थोड़ा वियर्ड स्टैट आया सामने, और आप ये कह सकते हो शार्लेट फेयर भी शिंजुके नाकामुरा के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन की तरह बन चुकी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम लोग क्विक अपडेट के साथ शुरू करते हैं। रिसेंट टाइम में NXT 2.0 के शो के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट जो NXT का शो था, वहां पर हमारे जिगलर शो अप होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मंडे नाइट रॉ की तरह जो NXT है वो भी साई-फाई नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हुआ था, और जो रेटिंग्स है वो आ चुकी है फाइनली निकलकर सामने। और जो रेटिंग्स है ऑफ कोर्स इसमें डाउनफॉल आना था, रेटिंग जा चुकी है 35.37% डाउनफॉल के साथ में 400K के ऊपर, क्योंकि रेटिंग्स 400K ही टोटल आई है। और इससे पिछले हफ्ते 619 की व्यूअरशिप आई थी, तो ऑफ कोर्स साई-फाई नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हुआ था, USA के ऊपर होता तो मेरे हिसाब से व्यूअरशिप इंक्रीज होती जिस तरीके का शो था। ऊपर से जिगलर शो अप ऑलरेडी रूमर थे, तो इसलिए मेरे हिसाब से फिर जो व्यूअरशिप है वो 650K के आसपास होते। लेकिन इस हफ्ते साई-फाई के कारण जो रेटिंग्स है उनके अंदर डाउनफॉल आया। जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारी करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में जुड़ी है। हमारी शार्लेट फेयर पहले रॉ वुमेन चैंपियन थी, फिर उन्होंने टाइटल स्वैप की बेकी लिंच के साथ में वो बन गई स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन। लेकिन रीसेंट टाइम में शार्लेट फेयर को लेकर कुछ वियर्ड स्टैट्स आ चुके हैं सामने, और बताया जा रहा है शार्लेट फेयर को टोटल एज स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन, यानी कि जब से उन्होंने टाइटल स्वैप की है 108 दिन हो चुके हैं, और 108 डेज के अंदर शार्लेट फ्लेयर ने सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड की है, जो कि मेरे हिसाब से सही में काफी वियर्ड स्टार्ट है। यहाँ पे मैं ऑन टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, अब ऑफ एयर के अंदर या फिर उसके बाद जब हम लाइव इवेंट्स या फिर सुपर शोज की बात करते हैं वहां तो डिफेंड होती रहती है, लेकिन अगर मैं ऑन टीवी की बात करूं, सिर्फ एक बार लास्ट टाइम जब दिसंबर के अंदर टोनी स्टॉर्म वर्सेस शार्लेट फेयर हुआ था स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हुआ। उसके बाद से लेके अब तक उन्होंने नाओमी को काफी बार फेस किया, लेकिन एक बार भी मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं था। हर बार ये जो मैच है वो एक चैंपियनशिप कंटेंडर मैच था, और इन 108 दिनों के अंदर मात्र एक दिन शार्लेट फेयर ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड की है, जो कि मेरे हिसाब से काफी वियर्ड चीज है, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर आपके पास काफी अच्छे खासी फीमेल टैलेंट है। आपके पास साशा बैंक्स है, अब रोंडा राउजी चलो आ गई, लेकिन फिर भी आपके पास शेना बेजलर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन WWE ने बुक नहीं कर रही है ढंग से। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब धीरे धीरे करके शार्लेट फेयर की स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप की जो रेन है वो बनती जा रही है शिंजुके नाकामुरा की तरह? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक नहीं बल्कि शेन मैकमैन के बारे में जुड़ी है। अब WWE की बात करेंगे तो शेन मैकमैन के बारे में बात करेंगे। शेन मैकमैन WWE से रिलीज हो गए, शेन मैकमैन WWE के साथ पंगे में आ गए, शेन मैकमैन विंस मैकमैन के बीच में लड़ाई होगी, बेटे ने बाप की कंपनी को छोड़ दिया। ऐसी चीजें रिसेंट टाइम में इतनी सारी है, मैं क्या बताऊं। और ऊपर से रेसलमेनिया के मैच कार्ड के अंदर एलिमिनेशन चेंबर के मैच कार्ड से शेन मैकमैन को पुल आउट कर लिया गया, तब सही में ऐसा लगा शायद शेन मैकमैन को WWE से निकाल दिया गया। लेकिन स्टिल मैंने अपने वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि भैया रूमर जरूर आ रहे हैं सामने, लेकिन स्टिल जो WWE की ऑफिशियल प्रोफाइल वाली वेबसाइट है वहां पे अभी तक शेन मैकमैन को एलिमिनेशन सेक्शन में शिफ्ट नहीं किया गया। और मैं देखो कितना भोंदू, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करने से पहले चेक नहीं किया क्या वो शिफ्ट एलिमिनेशन सेक्शन के अंदर या फिर नहीं। चलो ये बातें पूरी तरीके से अलग है। बात करते हैं शेन मैकमैन के रिसेंट टाइम में एक ऐसी चीज के बारे में जो कि कंफर्म करती है कि भैया शेन मैकमैन WWE के साथ स्टिल काम कर रहे हैं। अब जितनी चीजें हुई ड्रामा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थोड़े टाइम से शेन मैकमैन को WWE के अंदर रेसलिंग वाइज बाहर रखा गया है। होता है कि रिसेंट टाइम में मार्को नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जो कि हमें शेन मैकमैन के साथ में कुछ फोटोज पोस्ट करता हुआ नजर आता है। एक्चुअल में ये भी कोई कंपनी के ओनर वगैरह ही होंगे। इसका जो ट्वीट है पूरा देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन के सामने। यहाँ पर जो मार्को अपने ट्विटर के कैप्शन के अंदर लिखते हैं, सो ग्रेटफुल फॉर अ नाइट आउट विद ब्रदर शेन मैकमैन सन ऑफ WWE विंस, और साथ ही में जो को ओनर हैं फ्लोरिडा पैंथर्स के, और काफी एक्साइटेड है जब आने वाले टाइम में WWE और रग्बी के बीच में पार्टनरशिप होने वाली है। शेन मैकमैन के साथ में नीचे आप लोग फोटो देख पा रहे होगे। अब पार्टनरशिप की यहाँ पर बात आई और साफ साफ मेंशन है कि भैया पार्टनरशिप के कारण ही इन दोनों को मिलाया गया एक साथ में, और शेन मैकमैन WWE को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर शेन मैकमैन WWE के बिहाफ पे यहाँ पे जो डील है वो फाइनल करने आए हैं। और मेरे हिसाब से जो प्रूफ है काफी इनफ हो गई बताने के लिए कि जो शेन मैकमैन है स्टिल WWE के साथ ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर WWE का जो बिजनेस है वो आउटसाइड एटलीस्ट संभाल रहे हैं। फिलहाल WWE के अंदर उनके इन रिंग कॉम्पिटिशन में कब वापसी होगी, उनकी ऑन टीवी कब वापसी होगी ये बात कंफर्म नहीं, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह के लिए शेन मैकमैन इधर उधर जा रहे हैं। आगे से क्लियर कट प्रूफ है कि शेन मैकमैन
स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं भी जाने वाले नहीं है। आखिर बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, जाने के बाद अंकल करेगा क्या, शेन मैकमैन को तो दे जाएगा। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। अब गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज फर्स्ट टाइम एवर हो गया एलिमिनेशन चेंबर 2022 में। रोमन ने तो ऑलरेडी वार्निंग दे डाली है कि भैया उनके पास से कोई भी चैंपियनशिप ले जा नहीं पाएगा, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे सामने बिल गोल्डबर्ग क्यों ना आ जाए। लेकिन रीसेंट टाइम में गोल्डबर्ग आते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बम्प वाले एपिसोड के ऊपर, जहां पर वो धमकी प्लस एक स्पॉइलर बताते हैं उनके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जहां पर वो डिथ्रोन करने वाले रोमन रेंज को। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बम्प वाले एपिसोड के ऊपर जब वो आते हैं, पहले बात करते हैं उनके और रोमन रेंज के मैच के बारे में, बताते हैं रोमन रेंज के अलावा इस मैच के अंदर और भी काफी सारी चीजें जिस पे गोल्डबर्ग को फोकस करना पड़ेगा, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट बन सकती है पूरे मैच के अंदर। वो ऊसोस और पॉल हेमन होंगे जो कि रिंग साइड पे हो सकते हैं। अब पॉल हेमन डेफिनेटली होंगे, लेकिन ऊसोस हो सकता है मैच के अंदर इंटरफेयर करें, तो इसके ऊपर गोल्डबर्ग की खास नजर रहेगी। अब इन दोनों होने के बावजूद भी गोल्डबर्ग को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उनका जो मेन टारगेट है, उनका जो मेन गोल है वो रोमन रेंज होंगे, जिनकी रिंग के अंदर वो धज्जियां उड़ाएंगे। अब गोल्डबर्ग यहाँ बात करते हैं टॉर्च पास के बारे में, कहते हैं काफी लोगों को ये लग रहा है मैं वापस आया हूं, मैं रोमन रेंज के खिलाफ रेसल करूंगा, एलिमिनेशन चेंबर में हार जाऊंगा और टॉर्च पास करके यहां से 9-2-11 हो जाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है भैया मैं ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं आया हूं, मैं वापस इसलिए आया हूं ताकि मैं रोमन को ये बता सकूं अभी तक उसके अंदर गोल्डबर्ग जितनी जान नहीं है, ताकि मैं रोमन को ये बता सकूं उससे भी ज्यादा ताकतवर अभी फिलहाल कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, और उसका चेहरा नोचने के बाद मैं उसके पास से चैंपियनशिप ले जाऊंगा और एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो यूनिवर्सल चैंपियन मैं कहलाऊंगा। अब साथ ही में गोल्डबर्ग बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि भैया गोल्डबर्ग बुढ़ो वापस बार बार क्यों आ जाता है। गोल्डबर्ग यहाँ पर ये कहते हैं काफी लोगों को दिक्कत है मैं वापस क्यों आता हूं, मैं एक बार फिर से आके कंपीट क्यों करता हूं। तो गोल्डबर्ग का यहाँ पर जो एक चीज कहनी है वो ये कि गोल्डबर्ग का 70% इक्वल होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई करंट एक्टिव रोस्टर के 100% से, यानी कि अगर रोमन रेंज अपना 100% देंगे तब जाके वो गोल्डबर्ग का 70% होगा, और जब गोल्डबर्ग अपना 100% देंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर करंट रोस्टर का कोई भी सुपरस्टार उनके सामने टिक नहीं पाएगा। ये कुछ धमकी भरी वार्निंग दे दी है रोमन रेंज को एलिमिनेशन चेंबर से पहले गोल्डबर्ग ने, और दावा ठोक डाला है कि डेफिनेटली वो जाके वहां पर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। अपना रिएक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इमेजिन करो गोल्डबर्ग हराते रोमन रेंज को 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के मैच के अंदर, क्या रिएक्शन होगा जब रोमन कुछ इस वे में डिथ्रोन होंगे। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 के ऊपर रोमन ब्रॉक का मैच ऑलरेडी ऑफिशियल वे में अनाउंस है, और इन दोनों की कहानी के अंदर एक और न्यू चैप्टर ऐड होगा जब ये दोनों मेगा टाइटन्स, ये दोनों मेगा स्टार्स एक बार फिर से आमने सामने आएंगे। अब रोमन ब्रॉक आमने सामने तो आ रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं भैया बोरिंग फ्यूड है, कितनी बार मैचेस हो चुके हैं और पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और कितनी बार करवाएगी। लेकिन इस साल रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन ब्रॉक का जो मैच है एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा रेसलमेनिया की हिस्ट्री में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में भी और रेसलमेनिया की हिस्ट्री में एक फर्स्ट टाइम एवर चीज होगी। आई नो मैंने काफी घुमा फिरा दिया, लेकिन कुल मिला के बात है कि रोमन ब्रॉक का मैच ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला मैच बन जाएगा जो कि 3 रेसलमेनिया को हेडलाइंस कर चुका है। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में आज तक कभी भी नहीं हुआ। आई नो रोमन वर्सेस जो रॉक का मैच है वो होता 2 बार लगातार रेसलमेनिया के अंदर, और अगर मैं गलत नहीं हूं शायद उसने दोनों बार रेसलमेनिया को हेडलाइन किया था, मुझे सही से याद नहीं है सर, मैं कह रहा हूं मैं श्योर नहीं हूं बिल्कुल भी। लेकिन जो रोमन लेसनर का मैच है वो 3 रेसलमेनिया को इसके बाद मेन इवेंट कर जाएगा। रेसलमेनिया 31 जहां हीस्ट ऑफ द सेंचुरी का मूवमेंट मिला, रेसलमेनिया 34 जहां ये रूमर आ रहा था कि लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और रोमन चैंपियन बनेंगे, लेकिन लेसनर ने टाइटल रिटेन की, और अब जाके रेसलमेनिया 38 रोमन वर्सेस ब्रॉक नाइट 2 के ऊपर मेन इवेंट करेगा, और रेसलमेनिया की डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहला मैच बन जाएगा जिसने 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। तो भाई देखते हैं इस तीसरी क्लैश के अंदर रेसलमेनिया की क्या होता है इन दोनों के बीच में। क्या रोमन ब्रॉक को हराएंगे, क्या लेसनर रोमन को हरा के न्यू चैंपियन बनेंगे। अगर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होता है कौन ले जाएगा दोनों चैंपियनशिप। आई गेस रेसलमेनिया 38 का जो मैच है वो कमाल का मैच होने वाला है। आई नो अगर आप लोग हाइप नहीं होंगे, आप ये कहोगे यार क्या बेकार मैच है, लेकिन मैच देखने के बाद फॉर श्योर आप ये कहोगे कि भाई क्या एंडिंग थी, क्या मैच था, और मेरे हिसाब से एक यादगार मैच होगा रेसलमेनिया में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।